Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend mentor and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारे 4 पेपर्स ऑफ सीए इंटर हो गए हैं एंड अब बारी है हमारे 5th पेपर की यानी ऑडिट की। एंड आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि आप सबके मन में अभी बहुत सारी टेंशन चल रही होगी, मैम क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्रिपेयर करे, क्या छोड़े, हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, पेपर इजी होगा या नहीं होगा, पेपर अगर हार्ड होगा तो हमें क्या करना चाहिए एंड अ लॉट मोर। बट अभी मैं यही बोलूंगी, सारी टेंशन को हटाओ एंड अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। इतना अच्छा प्रिपरेशन करो ताकि बिफोर द एग्जाम यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि कुछ भी आए पेपर में मैं एटलीस्ट 40 सिक्योर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो अभी के टाइम पे इट इज नॉट द टाइम टू टेक टेंशन, इट इज टाइम टू इंडल्ज इन योर प्रिपरेशन एंड एकदम तगड़ा प्रिपरेशन करना है, सब कुछ अच्छे से करके जाना है। एंड एग्जाम हॉल के पहले अपने को ये कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरे से ये पेपर आराम से हो जाएगा। तो अभी टाइम नॉट टू टेक टेंशन, अभी टाइम टू प्रिपेयर वेल, ये ध्यान रखिएगा। नॉट जस्ट फॉर दिस पेपर बट योर लास्ट पेपर ऑल्सो। लास्ट पेपर आते आते क्या होता है, थोड़े बच्चों के मन में ऐसे खुशी आने लग जाती है, यार अब तो लास्ट पेपर है, एवे ही चले जाते हैं, नहीं पढ़ते, एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू अ रीजन दैट लॉट ऑफ पीपल फेल इन एफएमएसएम। तो ऐसा मत करिएगा, 6th पेपर तक सीरियस रहिएगा एंड 6th पेपर तक अपना बेस्ट प्रिपरेशन दीजिएगा। अच्छा मैम, ये सब तो बातें हो गई, बट आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम जस्ट एग्जाम के पहले इस वीडियो के थ्रू क्यों मिल रहे हैं, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस which have arrived in the RTP and MTP of January 25। तो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में भी आपको सिग्निफिकेंस बताया था एमसीक्यू का। एमसीक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट इन थ्योरी पेपर बट इन ऑल पेपर्स, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू में स्कोर कर लेते हो अच्छा, तो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे जो प्रेशर है बहुत कम हो जाता है एंड दैट इटसेल्फ गिव्स यू द कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम हॉल कि चलो भैया पास तो हो जाएंगे। तो एमसीक्यू बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने पास्ट 4 पेपर्स में ये फॉलो किया हो एंड आगे के 2 पेपर्स में भी आपको ये फॉलो करना। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ 7 से 8 मल्टीपल चॉइस केस सिनारियोज है एंड कुछ 7 से 8 नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जिसमें कोई केस सिनारियो इन्वॉल्व नहीं है। मैं ट्राई करूंगी वीडियो को छोटा से छोटा रखूं ताकि एग्जाम के पहले आपका कुछ भी वक्त ना वेस्ट हो। एंड मैं ट्राई करूंगी कि इस वीडियो के तहत आपको ये भी बताऊं कि एग्जाम में कल को एमसीक्यूज आते हैं तो आपको उन्हें कैसे समझना है, कैसे इंटरप्रेट करना है एंड कैसे आंसर करना। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे एंड स्ट्रेट अवे मूव करेंगे एमसीक्यूज में। एज ऑलवेज वी विल फर्स्ट डू केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू एंड फिर बढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। सबसे पहला केस सिनारियो है जॉय लिमिटेड पे। तो जॉय लिमिटेड एक कंपनी है जो ट्रैकिंग एसेंशियल्स बनाती है, मतलब ट्रैक के रिलेटेड जो भी सामान है वो बेचते हैं। इनका ऑडिटर है सीए राज एंड सीए राज जब जाता है उस कंपनी में तो उसे दिखता है कि यहाँ का जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बहुत हाई है, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन है इस कंपनी में। तो जस्ट लाइक एनी अदर ऑडिटर वो भी सोचता है मैं 100% चेकिंग तो कर नहीं सकता, तो वो क्या लगाएगा, ऑडिट सैम्पलिंग। तो वो ऑडिट सैम्पलिंग लगाता है एंड डिफरेंट आइटम्स ऑफ एफएस पे डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स लगाता है। अब ये चीज जो है बड़े ध्यान से पढ़िएगा। रैंडम नंबर टेबल्स वर यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल ऑफ पावर, टेलीफोन एंड फ्यूल चार्जेस। मतलब पावर, टेलीफोन एंड फ्यूल चार्जेस के लिए इसने लगाया रैंडम सैम्पलिंग। नो स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ सैम्पलिंग वॉज यूज फॉर ऑफिस स्टेशनरी। तो ऑफिस स्टेशनरी के लिए इसने लगाया हैप्पजर्ड सैम्पलिंग। जब भी आप कोई मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज नहीं कर रहे हैं सैम्पलिंग के लिए, तो उसको कहा जाता है हैप्पजर्ड सैम्पलिंग। ट्रांजैक्शंस एक्सीडिंग ₹8,000 were selected for travel expenses। तो रुपया की बात आते ही आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे यूज हो रहा है मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग। एंड लास्ट आता है फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइसेस फ्रॉम सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वर सिलेक्टेड फॉर सेल्स। तो जब आप एक गुच्छा पिक करते हैं सैम्पलिंग में तो उसको कहा जाता है ब्लॉक सैम्पलिंग। तो सेल्स के लिए इन्होंने क्या लगाया, ब्लॉक सैम्पलिंग। मैम क्या इतना कुछ हमें भी
मार्क कर लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए अगर हमारे एग्जाम में ऐसी केस स्टडी आती है? बिल्कुल हाँ, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी आपको ये सब चीजें इंटरप्रेट करके साइड में लिख लेना चाहिए, साइड में समझ लेना चाहिए, ताकि आगे इस पे क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाए। इसके अलावा बोल रहा है मिस्टर सुरेश, जो कि एक टीम मेंबर है सीए राज के, वो क्या कर रहे हैं, सैलरी एक्सपेंसेस चेक कर रहे हैं। एंड कैसे चेक कर रहे हैं? सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर को प्रीवियस 5 ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे ही कंपैरिजन की बात आए आपके दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए? मैम, एनालिटिकल प्रोसीजर्स की घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन एक ऑडिटर सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स में करता है। जब उसने ये प्रोसीजर्स परफॉर्म किए तो उससे दिखा कि देर इज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, एंड इसको ढूंढने के लिए उसने क्या किया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से इंक्रीज को जोड़ना चाहा, येट अगेन अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जब आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, तब मतलब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो। और यहाँ पे जब वो एम्प्लॉयज को सैलरी से कंपेयर कर रहा है, मतलब वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद बताया है कि कंपनी के 2 लोकेशंस पे वेयर हाउस है, एंड सीए राज सोचते हैं यार फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग तो सब ऑडिटर करते हैं, मैं कुछ अलग करूंगा। एंड उसने सोचा वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, जैसे कि कुछ एविडेंसेस ग्रैब करना, बुक्स चेक करना, कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो सब चेक करना है। एंड उन्होंने सोचा मैं इससे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करूंगा। जब ये सब हो रहा था तो टीम मेंबर्स में भी कुछ ना कुछ बातचीत चली रही थी, एंड टीम मेंबर्स ने ऐसा कहा कि सफिशिएंसी का मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है, एंड अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है, जो कि बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। लास्टली उन्होंने बताया है कि ये जो जॉय लिमिटेड जो कंपनी अंडर ऑडिट है, उनके 100 स्टोर्स है जो रेंटेड प्रेमाइसिस पे है। तो भैया रेंटेड प्रेमाइसिस पे है तो रेंट अग्रीमेंट भी होगा। तो सीए राज जो है उन्होंने बोला कि हमें रेंट अग्रीमेंट्स दे दीजिए ताकि हम उसे चेक कर सके। अब ये रहा हमारा केस स्टडी जिस पे आगे क्वेश्चन आएंगे। बट अब देखो केस स्टडी पे मैंने कितनी सारी मार्किंग्स कर दी है, हर पैराग्राफ से जो रिलेटेड इंफरेंस मुझे लगा मैंने मार्किंग कर दी है। आपको भी एग्जाम में यही करना है। अगर आपको एमसीक्यू पढ़ के लगता है वो केस स्टडी से लिंक्ड है, तो केस स्टडी पढ़ते टाइम ही आपको सारी मार्किंग्स कर देनी है, ताकि आगे क्वेश्चन आए तो आपका एडिशनल टाइम वेस्ट नहीं हो, एंड ऊपर से आप आराम से आंसर लिख पाए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the sampling techniques were used for the following transactions? Power, telephone and fuel charges, office stationery, travel expenses and sales. Answer in the given order. लो कर लो बात। अभी मैंने आपको बोला कि मार्किंग्स कर लो, नीचे काम आएंगे, एंड वही हुआ। ये पूछ रहे हैं कि इन चारों में क्या सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज हुई। तो पावर एंड फ्यूल में क्या यूज हुआ था? पावर एंड फ्यूल में यूज हुआ था रैंडम सैम्पलिंग। ऑफिस स्टेशनरी में क्या यूज हुआ था? ऑफिस स्टेशनरी में यूज हुआ था हैप्पजर्ड सैंपलिंग। ट्रैवल एक्सपेंसेस में क्या यूज हुआ था? तो ट्रैवल एक्सपेंसेस में जी यूज हुआ था मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग। एंड लास्टली सेल्स में क्या यूज हुआ था? सेल्स में यूज हुआ था ब्लॉक सैंपलिंग। तो आप देख ले ये चारों ऑप्शंस कहाँ है। तो ये चारों ऑप्शंस है आपके गिवन ऑर्डर में आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा किस ऑप्शन में रैंडम सैम्पलिंग है। तो इन तीनों ऑप्शंस में रैंडम सैम्पलिंग है। फिर आपको ढूंढना है हैप्पजर्ड सैम्पलिंग किस पे है, तो इन दोनों में है। फिर मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग कहाँ पे है? इन दोनों पे है। एंड लास्टली ब्लॉक सैम्पलिंग किस में है? इसमें है। सो योर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको गिवन ऑर्डर में आंसर करना था, यानी एक एक का सैम्पलिंग मेथड इन द ऑर्डर बताना था, एंड वो सब दिया गया है आपके ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which audit procedure was Mr. Suresh intended to perform by comparing salary expenses? तो comparison का मतलब analytical procedure, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी substantive analytical procedures. Which of the following is not a part of CA Raj's responsibility with respect to inventory held by third party? तो यहाँ पे बोल रहा है अगर जॉय लिमिटेड का कुछ इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो उसके रिलेटेड ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी बनती है? ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी बनती है?
CA Raj should request confirmation from third party regarding quantity and condition of inventory held by them. बिल्कुल सही, ये CA Raj की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. CA Raj should perform an independent evaluation of inventory based solely on company's internal record. नहीं, वैल्यूएशन रिलेटेड तो थर्ड पार्टी से कुछ रिलेशन नहीं है, हमें तो उसका सिर्फ एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन परफॉर्म करना है. वैल्यूएशन तो हमारी कंपनी के हिसाब से कॉस्ट एंड आरवी देख के हम निकाल लेंगे, तो ये तो करने की जरूरत नहीं है. CA Raj should request the third party to allow him to physically inspect the inventories held by them. बिल्कुल हाँ, ये CA Raj कर सकते हैं क्योंकि उनको quantity of inventory जाननी है. CA Raj should review terms of agreement between the company and the third party to understand responsibilities relating to इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ये भी CA Raj कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार होता है कि टर्म्स कुछ ऐसे होते हैं कि आफ्टर 15 डेज इट विल बी कंसिडर्ड एज सेल और आफ्टर 15 डेज उसको रिटर्न बैक ही कर देना चाहिए इन्वेंट्री. तो अगर ऐसा कोई टर्म्स है तो उसका इफेक्ट कुछ और आएगा, तो CA Raj को ये भी कंसिडर करना चाहिए. अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो CA Raj की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी. तो आपको टिक करना है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी CA Raj की जिम्मेदारी नहीं है. बाकी तीनों ऑप्शंस उसकी जिम्मेदारी है क्योंकि उसको चेक करना है कि एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री सही है ना. फोर्थ पे आते हैं, विच ऑडिट प्रोसीजर वाज यूज्ड बाय CA Raj while detecting all rent while collecting all rent agreements, inspection, analytical procedure, reperformance और observation. तो rent agreement जी क्या है? rent agreement एक document है and document related audit procedure क्या होता है मैम? inspection होता है. document related आप कोई भी audit procedure बोल दो वो हमेशा inspection ही होगा, ये आपको याद हो जाना चाहिए. अगर कल को आपके एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे या केस सिनेरियो बेस्ड में पूछे तो आपको समझना चाहिए अगर डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो वहां पे इंस्पेक्शन होगा, करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर. Last question, in the given case, audit team of CA Raj discusses the sufficiency and appropriateness of audit evidence in the context of Joy Limited audit. The team was considering various factors affecting the sufficiency of the evidence they gathered for large volume transactions. Which of the following is not a factor that would influence the auditor's judgment on sufficiency of audit evidence? तो आपको बताना है इन चारों में से क्या ऐसा है जो सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस को इफेक्ट नहीं करता है. मटेरियलिटी अफेक्ट करता है, जितना मटेरियल आइटम होगा उतने ज़्यादा आपको क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रॉमम हाई होगा तो आपको ज़्यादा एविडेंस चाहिए होंगे. साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग ऑडिटेड, तो अगर पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस है तो आपका कम एविडेंस से भी काम हो जाएगा, बट अगर हेट्रोजीनियस है तो आपको ज़्यादा एविडेंस गैदर करना होगा. तो ये तीन चीज़ें तो इफेक्ट करती है. लास्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जॉय लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स, तो इसका कोई लेना देना नहीं है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस यानी सफिशिएंसी से. तो दिस इज नॉट अ फैक्टर दैट वुड इन्फ्लुएंस ऑडिटर्स जजमेंट विद रिगार्ड टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस. अब देखो इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप बिना केस स्टडी पढ़े कर सकते थे. तो ये क्वेश्चन आप बिना केस स्टडी पढ़े कर सकते थे, ये भी क्वेश्चन शायद आप बिना केस स्टडी पढ़े कर सकते थे, एंड ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली बिना केस स्टडी पढ़े कर सकते थे. तो ऑडिट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो केस स्टडी से पूरे तरीके से लिंक नहीं होते, तो इसीलिए मैं कहती हूँ एक बार आप एमसीक्यूज रिव्यू कर लो एंड देख लो कि बिना केस स्टडी पढ़े आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज केस सिनेरियो 1 एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब बढ़ते हैं केस सिनेरियो 2 में. तो केस सिनेरियो 2 है ANG इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पे. ANG प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसको ऑडिट कर रहे हैं CAJ. अब CAJ जो है वो बहुत होनहार ऑडिटर है एंड वो चाहते हैं 100% एग्जामिनेशन करे वो टर्नओवर का. टर्नओवर इज यूजुअली सेल्स ऑफ अ कंपनी. तो वो चाहते हैं कि इस कंपनी का सेल्स जो है 30 करोड़, उसका वो 100% चेकिंग करे, 100% वाउचिंग करे एंड जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड वो सब कुछ एग्जामिन करे. अब वो बोल रहे हैं कि देखो ये सब TOD टेस्ट ऑफ डिटेल्स में तो पॉसिबल है, मैं ये सब वाउचिंग सब चेक कर लूंगा, पर क्या ये चीज TOC के लिए पॉसिबल है?
क्या वो 100% चेकिंग ऑफ कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्नओवर या सेल्स कर सकते हैं? नहीं मैम, ये पॉसिबल नहीं होता। एक बार में अगर आप किसी भी आइटम का सारा कंट्रोल चेक करने जाओगे तो ऑडिट उसी में बीत जाएगी, आगे कुछ नहीं होगा। तो टीओडी के लिए भले ये सिचुएशन वैलिड है, आप 100% चेकिंग कर सकते हो, बट टीओसी में ये पॉसिबल नहीं होता। तो टीओडी के लिए सीएजे का अप्रोच सही है, टीओसी के लिए हम बोलेंगे नहीं सीएजे, आप कुछ और सोचिए। टीओडी परफॉर्म करते समय उन्होंने चेक किया कि जितने भी सेल्स है सब करेक्टली रिकॉर्डेड तो है ना, बेस्ड ऑन इनवॉइसेस तो है ना, डिस्काउंट्स प्रॉपर्ली एडजस्ट तो की गई है ना। तो जो जो उनको चेक करना था बिल्कुल सही, उन्होंने सब चेक कर लिया एंड 100% चेकिंग भी कर ली है। इसके बाद वो पढ़े एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पे। उन्होंने सोचा अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस चेक करते हैं, एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस चेक करते समय उन्होंने इंश्योर किया जितनी भी टीडीएस रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है वो सारी हो गई है या नहीं हो गई है। अभी टीडीएस रिलेटेड एडजस्टमेंट जब वो चेक कर रहे हैं तो कौन सा असर्शन वो चेक कर रहे हैं मैम? यहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि सैलरी या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो सही है कि नहीं। एंड जब हम ये चेक करते हैं कि अमाउंट सही है या नहीं है तो हम क्या असर्शन चेक करते हैं मैम? तब हम चेक करते हैं मेजरमेंट असर्शन। क्या असर्शन चेक करते हैं? मेजरमेंट असर्शन। जब भी आप चेक करते हो कि किसी भी आइटम का जो वैल्यू है, किसी भी आइटम का जो अमाउंट है वो सही है या नहीं है, तब आप मेजरमेंट असर्शन चेक करते हो आपके पीएनएल आइटम्स के लिए, एंड वैल्यूएशन असर्शन चेक करते हो आपके बैलेंस शीट आइटम्स के लिए। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि उनकी टीम में एक आर्टिकल असिस्टेंट भी है, अंकुश, जो अभी अभी सीए इंटर क्लियर करके आया है एंड उसने ये फर्म ज्वाइन किया है एंड अब वो इस एएनजे प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट कर रहा है। अब क्योंकि इसने अभी हाल ही में ही ज्वाइन किया था एंड उसको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज थी, उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज थी नहीं, तो उसे असर्शंस को लेके कुछ डाउट्स हैं एंड उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स कुछ बताए। Assertions are representations made by auditor. Assertions are generally explicit and not implied. Verification of assertion helps the auditor in finding out whether financial statements are in accordance with applicable financial reporting framework or not. तो आपको क्या लगता है, क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है? नहीं मैम, तीनों स्टेटमेंट तो सही नहीं है। मतलब अंकुश ने अच्छे से ऑडिट पढ़ाई नहीं की। क्या आप चाहते हैं आपके साथ भी ऐसा हो? नहीं हो तो चुपचाप बैठ जाइए आराम से पढ़ने। ठीक है। तो इन्होंने क्या 3 स्टेटमेंट्स दिया? असर्शंस आर रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय ऑडिटर। ऑडिटर असर्शंस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो पहला स्टेटमेंट तो जो इन्होंने कहा ये फॉल्स है। assertions are generally explicit and not implied, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। implied assertions भी हो सकते हैं। implied assertions मतलब जिसका इंफरेंस आप डायरेक्टली ले सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको कहीं बिल्डिंग नहीं दिख रही है तो ये इम्प्लाइड है ना, कंपनी के पास बिल्डिंग नहीं है, आप बिल्डिंग कैसे चेक करेंगे? तो ऐसे इम्प्लाइड असर्शंस भी हो सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब एक्सप्लिसिट हो, तो ये भी इनका फॉल्स है। Verification of assertions helps the auditor in finding out whether financial statements are in accordance with applicable financial reporting framework or not. ये जी सही है। ये इन्होंने सही बात बताई कि assertions वेरीफाई करने से ऑडिटर को पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एफआरएफ यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है। इसके अलावा लास्ट में उन्होंने बताया है कि जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, ये कंपनी भी जो है इन्वेंट्री होल्ड करती है एंड वो इंश्योर करती है कि इन्वेंट्री हेल्ड बाय द कंपनी एज कंसाइनी ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री। मतलब जितने भी थर्ड पार्टी का इन्वेंट्री है वो जब हम अपने बुक्स में अपना इन्वेंटरी दिखा रहे हैं तब एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है भाई, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें अपने बैलेंस शीट या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों दिखाना है? तीसरे का है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाएगा, जो अपना है वही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाएंगे। तो ये सारी बातें इन्होंने बताए हैं एएनजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एंड सीएजे के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। Considering approach of CAJ in respect of test of details and test of controls pertaining to sales, which of the following statement is appropriate? The approach for both designing test of details and test of controls is proper. नहीं, TOD का तो proper है पर TOC का नहीं है।
The approach for designing test of details is proper, however it is unlikely for approach for टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. ये स्टेटमेंट मुझे जी सही लग रहा है. टेस्ट ऑफ डिटेल्स तो इनका एकदम सही है, अप्रोच भी सही है. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, 100% चेकिंग नहीं हो पाती. The approach for test of controls is proper, however it is an unlikely approach for test of details. बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट दे दिया, मतलब ये तो कहीं से भी करेक्ट नहीं हो सकता. The approach for designing test of details as well as test of controls is not proper. ये बोल रहे हैं पूरी तरीके से गलत है. नहीं जी, हमारे जो CAJ है पूरी तरीके से गलत नहीं है, पार्टली गलत है. So the correct option will be option B. Which assertions are being verified by CAJ for correctness of recording of sales on the basis of invoices, including adjustment of disclosure and TDS adjustments for employee benefit expenses respectively. तो अगर वो चेक कर रहे हैं कि डिस्काउंट प्रॉपर्ली एडजस्ट हुआ है कि नहीं, मतलब उनको चिंता है कि जो वैल्यू ऑफ सेल्स है वो सही है या नहीं है. एंड मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझाया कि जब आप किसी भी चीज का वैल्यूएशन, कैलकुलेशन, अमाउंट चेक कर रहे हैं, मतलब आप कौन सा असर्शन चेक कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं मेजरमेंट फॉर P&L एंड वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट. एंड क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सेल्स की, जो कि एक P&L आइटम है, मतलब CAJ मेजरमेंट असर्शन वेरीफाई कर रहे हैं. और फिर बात आती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की. तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में तो हमने ऊपर ही गेस कर दिया था, TDS एडजस्टमेंट चेक कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का अमाउंट सही है या नहीं है. तो यहाँ पे भी वो चेक कर रहे हैं मेजरमेंट असर्शन. तो इसका करेक्ट आंसर विल बी मेजरमेंट एंड मेजरमेंट. वो दोनों जगह मेजरमेंट असर्शन वेरीफाई कर रहे हैं. Considering the view of Ankush, which of the following are false? तो अंकुश जी हमारे महान आर्टिकल असिस्टेंट ने 3 स्टेटमेंट्स दी थी, जिसमें से हमने बोला था 1 and 2 फॉल्स है और 3 ट्रू है. तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो जी करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन A, 1 and 2. अब देखो केस स्टडी पढ़ते समय हमने ये सारी स्टेटमेंट ये सब चेक कर ली, तो हमें क्वेश्चंस करने में कितनी आसानी हो रही है. सोचना ही नहीं पड़ रहा है, ऊपर किया हुआ है, बस आके चेक करके उसका ऑप्शन टिक कर देना है. सो दिस अप्रोच विल हेल्प यू अ लॉट. As regards the matter of holding certain inventories as consignee of the goods, which type of assertion are being verified by the auditor? तो जब हम चेक कर रहे हैं कि कहीं थर्ड पार्टी का गुड्स नहीं है ना, तो हम 2 चीजें चेक कर रहे हैं. सबसे पहला ये कि जितना भी इन्वेंट्री बुक्स में दिखाया है वो सब कंपनी के ही नाम पे है ना, दैट इज चेकिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. एंड दूसरा हम चेक कर रहे हैं जो इतना इन्वेंट्री दिखाया है वो कंप्लीट तो है ना, मतलब उसके बाहर कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो कंपनी ने अनरिकॉर्डेड रखा है. तो यहाँ पे हम कंप्लीटनेस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का असर्शन चेक कर रहे हैं. अब ये एक ऐसी केस स्टडी थी जो आप जिसके जितने भी क्वेश्चंस है वो बिना केस स्टडी पढ़े नहीं कर सकते. तो यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केस स्टडी की जरूरत थी. तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए एंड वहां पे आप ज्यादा दिमाग के अपने घोड़े ना लगाए, खुद से बैठे नहीं ट्राई करने की, चलो यार लिख रहा है कि केस स्टडी से कनेक्टेड है फिर भी मैं एक बार खतरों की खिलाड़ी बन के ट्राई करता हूँ. मत करिए, चुपचाप केस स्टडी पढ़िएगा, बाकी सारा उसके बाद इसका पॉइंट्स नोट करिएगा एंड सॉल्व करने बैठ जाइएगा. जब आपको क्लियरली दिख रहा है ये क्वेश्चन केस स्टडी से लिंक्ड है, सो डोंट ट्राई टू पुल ऑफ योर ब्रेवरी देयर कि हाँ मैं एक बार करके देखता हूँ. नहीं, वहां पे कोई ट्रायल एंड एरर का ग्राउंड नहीं है. आपका ट्रायल एंड एरर जितना होना था वो आपके प्रिपरेशन टाइम में आपने कर लिया. अब वो द डी डे है जहां पर ट्रायल एंड एरर नहीं चलेगा. तो जब आपको दिख रहा है क्वेश्चंस केस स्टडी से लिंक्ड है, चुपचाप जाके केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, अब आते हैं केस सिनेरियो 3 में. तो केस सिनेरियो 3 है रेवंत, मनोहर एंड पीयूष पे. तो ये 3 फ्रेंड्स है एंड इन्होंने सोचा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस स्टार्ट करेंगे. ये तीनों जन तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत देखते हैं, उसमें उन्होंने देखा है कि यार गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या प्रॉफिट हो रहा है जेठालाल को, हम भी करेंगे. तो इन तीनों का भी मन हो गया है कि चलो अब खोलेंगे एक सिमिलर टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान एंड पैसे ही पैसे छापेंगे. पर उन्होंने ये सब करने से पहले सोचा थोड़ा आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या बिजनेस है कैसा है एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं. तो इन्होंने जब आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप काम करिए, आप LLP बना लीजिए.
अभी इन्होंने पूछा एलएलपी क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि देखिए एलएलपी इज अ मिड फॉर्म ऑफ अ कंपनी एंड पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप भी नहीं है एंड उनके फीचर्स कंपनी से भी सिमिलर है। तो इसमें क्या होगा, आपको दोनों एंड से मुनाफा ही मुनाफा है। अगर आप पार्टनरशिप सोच रहे थे तो वहां पे आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता, तो उससे भी आप बच जाएंगे, प्लस इसके फीचर्स भी कंपनी जैसे है, तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, बाकी लोग बोल रहे हैं तो ट्राई करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, CAS को बुलाया, CAS को बुलाया एंड उनसे पूछा इन डिटेल बताइए हमें पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और प्राइवेट कंपनी के बीच का डिफरेंस क्या है। CAS ने उसको जितने भी डिफरेंसेस थे सारे बताए एंड उसके बाद ये तीनों ने डिसाइड किया चलो एलएलपी ही बना लेते हैं। बट जस्ट जब वो बनाने वाले थे उनसे पहले उन्होंने सोचा एक बार रुकिए, हम पहले कंप्लायंसेस तो जान लें कि क्या क्या चीज़ें पूरी करनी है इसके रिलेशन में। पता चला कि बहुत सारी कंप्लायंस है, हम पूरा सारा कंप्लायंस ही पूरा करते रह गए। तो उन्होंने CAS से रिलेटिंग सारे कंप्लायंसेस भी पूछे एंड ये भी पूछा कि ऑडिट कब कराना है, ऑडिट कब नहीं कराना है, रिटर्न्स क्या क्या भरने हैं। तो CAS ने सब कुछ बताया। अब इन तीनों में से जो मक्खी चूस कंजूस पार्टनर था वो था रेवंत। रेवन थोड़ा कॉस्ट कॉन्शियस था, उसको लगा यार ऑडिट कराने से तो पैसा जाएगा। तो उसने पूछा कि ऐसा कोई वो नहीं है जिसमें एलएलपी में ऑडिट एग्जेम्प्ट हो जाए। तो ऑडिटर ने बताया बिल्कुल है। अगर किसी भी एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख से कम है या उसका कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल 25 लाख से कम है तो उनको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। किसी भी एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख से कम है और किसी भी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन अगर 25 लाख से कम है तो उनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो CAS ने बोला ठीक है, आप बताइए आपकी क्या कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है, उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। अगर ऐसा है कि 25 लाख के नीचे है तो फिर आपको जरूरत नहीं है ऑडिट कराने की। पर यहाँ पे ये चूक गए क्योंकि ये तीनों मिलके ला रहे थे 50 लाख का कैपिटल, विच इज ट्वाइस ऑफ द एग्जामेशन लिमिट। तो CAS ने डायरेक्टली बोल दिया देखिए भैया ये सब नहीं होगा, 50 लाख का ही आप कैपिटल ला रहे हैं तो आपको ऑडिट तो करवाना पड़ेगा, 25 लाख का डबल कैपिटल आप ला रहे हैं तो मैं कहीं से भी आपको एग्जामेशन नहीं दिला सकता। अब इन्होंने सोचा ठीक है यार जो भी है कर लेते हैं। फिर ये करने वाले थे एलएलपी फॉर्म, बट अचानक से अब मनोहर को टेंशन हो गई। मनोहर को क्या टेंशन हुई, मनोहर को टेंशन हुई कि ये जो अभी नया नया ऑडिट ट्रेल का फीचर आया है इसमें भी यार बड़ा पैसा लगता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ऑडिट ट्रेल का फीचर लगेगा हमारे एलएलपी पे। तो CAS ने इसका आंसर कर दिया। क्या आंसर किया होगा कि जी ऑडिट ट्रेल ऑडिटर के हेल्प में आता है, एंड एलएलपी के लिए कंपलसरी नहीं। ये CAS ने उनको बता दिया। ये सब बताने के बाद, सारे डाउट वाउट क्लियर करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब फाइनली एलएलपी बना देते हैं एंड उन्होंने ब्लिट्स प्रोडक्ट्स एलएलपी के नाम पे एलएलपी स्टार्ट किया। अब उन्होंने सोचा यार CAS ने हमारी बड़ी मदद की है, CAS की वजह से आज हम इस एलएलपी को फॉर्म कर पाए हैं, उस बेचारे ने हमारे बहुत सारे डाउट आंसर किए हैं। एक काम करते हैं उसी को अपना ऑडिटर बनाते हैं, कुछ तो वे होना चाहिए पे बैक करने का, हम उसको ऑडिटर बनाते हैं, ऑडिट फीस के थ्रू उसका पे बैक भी हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा CAS को ऑडिटर बना देते हैं। अब दिक्कत क्या हुई, इन्होंने CAS को ऑडिटर कब बनाया, इन्होंने CAS को ऑडिटर बनाया अगस्त 24 में, फॉर द FY 23-24। 23-24 के लिए इन्होंने CAS को 24 का अगस्त में ऑडिटर बनाया। क्या ये बात सही है? नहीं मैम, बिल्कुल गलत है। एलएलपी एक्ट तो कहता है अरे तुमको जब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है करो, बट बिफोर फिनेंशियल ईयर एंड। एंड 23-24 का फिनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 24 को। तो इनको तो तब तक CAS को अपॉइंट कर देना चाहिए, बट ये तो लेट है, तो इनका जो अपॉइंटमेंट है ये वैलिड नहीं है। एलएलपी एक्ट कहता है भाई तुमको पूरा 12 महीना दिया, तुमको कहा फर्स्ट ऑडिटर जब अपॉइंट करना है करो, बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, पर तुमसे वो भी नहीं हो पाया, तुमने वो भी कंप्लाई नहीं किया, तो तब तो हम नहीं मानेंगे, जो तुमने ऑडिटर उसके बाद अपॉइंट किया उसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। तो ये सारी जी कहानी है ब्लिट्स एलएलपी पे। एंड अब वो आगे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे।
सबसे पहला सवाल आपके मन में जो आ रहा है वो मैं आंसर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, अरे मैम एलएलपी तो लॉ में आता है, ऑडिट में आता ही नहीं है, बेकार में इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया है, कैसा चीटर इंस्टीट्यूट है। मैं बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे एक चैप्टर छोड़ के जाते हैं जिसका नाम है ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स, एंड उसमें आता है एलएलपी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस। तो बिल्कुल ये ऑडिट का पार्ट है, इंस्टीट्यूट ने आपसे कोई भी चीटिंग नहीं की। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला, which of the following is correct regarding difference in types of organizational structures and connected matters? LLP gives the flexibility of limited liability of a partnership and good governance of a company. A minimum of 2 individuals are required to form an LLP and at least 2 partners are required to take DIN. DIN का मतलब, DIN का मतलब director identification number. The regulatory authority in case of LLP is registrar of firms of the respective state where the LLP is located. तो यहाँ तक इन्होंने सारी सही बातें की थी कि LLP जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी के गुड गवर्नेंस का बेनिफिट देता है, 2 पार्टनर्स चाहिए, पार्टनर्स को डिन चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सब सही कहा था, बट लास्ट में इन्होंने आके गड़बड़ घोटाला कर दिया, क्योंकि एलएलपी के केस में रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स नहीं आरओसी होती है। तो ये ऑप्शन 1 तो जी हमारा गलत हो गया है। नेक्स्ट, LLP gives the benefit of limited liability of company and flexibility of a partnership. A minimum of 2 individuals are required to form an LLP and at least 2 partners are required to take DPIN. The regulatory authority in case of LLP is registrar of companies. यहाँ पे इन्होंने कही है सही बात, ये भी सही कहा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एंड ये भी सही कहा है। यहाँ पे ऊपर इन्होंने ये भी गलत किया था, डायरेक्टर नहीं होता है, वहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है इन केस ऑफ एलएलपी। तो यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट भी गलत किया था और ये भी। यहाँ पे इन्होंने दोनों चीजें सही कर दी है, आरओसी के बारे में बता दिया, एंड डी पिन यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में बता दिया है। तो हमें आगे के ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, हमने अपना बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, एंड ऑप्शन बी विल be the correct answer. Next, which advice would have been provided by CAS to Revant regarding audit of financial statements of LLP considering description provided by case scenario? There is no provision for compulsory audit of LLP under LLP Act 2008 and relevant rules. However, partners may choose to get account audited due to advantages associated with audit. तो ये जी एलएलपी के लिए नहीं होता है, ये पार्टनरशिप के लिए होता है, कि पार्टनरशिप में कोई कंपलसरी ऑडिट नहीं होता है, हाउएवर वॉलेंट्री ऑडिट आप करा सकते हैं। एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं है, एलएलपी में कंपलसरी है ऑडिट कराना। तो ये तो जी इनका स्टेटमेंट जो है गलत है। Every LLP is compulsorily required to get its account audited under LLP Act and relevant rules. ये सेंटेंस सही है बट इनकम्प्लीट है। इनको यहाँ पे आगे एग्जेम्पशंस की भी बात करनी चाहिए थी, जो मैंने आपको ऊपर बताया, 40 लाख और 25 लाख का एग्जामेशन के बारे में बात करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो सही कहा है बट इनकम्प्लीट कहा है, इसलिए हम इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे। There exists provision under LLP Act and relevant rules for audit of LLP based upon twin criteria of turnover and contribution thresholds. However, the proposed business does not meet thresholds and would not be required to get its account audited. बिल्कुल ही गलत। मैंने आपको ऊपर दिखा दिया कि इनका कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल जो है वो 50 लाख है, तो ये कैसे कह सकता है कि इनको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। अरे भैया, ब्लिट्स एलएलपी को ज़रूर ऑडिट करवाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट हो गया है गलत। एंड अब ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, जो कि करेक्ट ऑप्शन भी होगा, क्योंकि ऊपर के तो 3 ऑप्शंस हो गए गलत। There exist provisions under LLP Act 2008 and relevant rules for audit of LLPs based upon twin criteria of contribution and turnover thresholds. The proposed business meets the thresholds and would be required to get its books audited. बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अभी इसके ऑप्शंस बहुत जन के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, वो ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं ऑडिट नहीं कराना है, कुछ बच्चे ऐसा लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी ही करेक्ट है, उनको एग्जामिशन का क्राइटेरिया नहीं याद हो। तो प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये सब छोटी चीज़ों, लिमिट्स, ये सब पे ध्यान दें। एमसीक्यूज में वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मनोहर्स पॉइंट ऑफ व्यू? Audit trails are useful for auditors. However, maintenance of accounts in software having feature is not compulsory for
LLPs. Okay. Audit trails are useful for businesses as well as auditors. However, maintenance of accounts in software having feature of audit trail is not compulsory for LLPs. Audit trails are used for business as well as auditors. Maintenance of accounts in a software having feature of audit trail is compulsory for LLP. नहीं जी, compulsory तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट. यहाँ पे भी लिखा है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इन सॉफ्टवेयर हैविंग फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल इज कंपल्सरी. नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है. अब यहाँ पे इन्होंने दोनों जगह बोला है नॉट कंपलसरी, पर डिफरेंस ये है कि सबसे पहले में इन्होंने बोला ऑडिट ट्रेल सिर्फ ऑडिटर्स के लिए यूजफुल है, एंड नेक्स्ट में इन्होंने बोला ऑडिट ट्रेल बिजनेस एज वेल एज ऑडिटर्स के लिए यूजफुल है. तो अगर आपको ऑडिट ट्रेल का मतलब पता होगा, अगर आपको ऑडिट ट्रेल का बेनिफिट्स पता होगा या आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ऑडिट ट्रेल ना जस्ट ऑडिटर्स बट बिजनेसेस के लिए भी यूजफुल होता है, क्योंकि बिजनेसेस के लिए भी इट इज इजी टू ट्रैक कि किस एम्प्लॉय ने क्या एंट्री की है, किस एम्प्लॉय ने क्या एडिटिंग की है, किस एम्प्लॉय ने क्या अपलोड किया है. अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये सब ट्रैक डाउन करने के लिए भी उनके लिए बहुत हेल्प होती है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है. सिर्फ ऑडिटर्स के लिए ऑडिट ट्रेल यूजफुल नहीं होता, ऑडिट ट्रेल बिजनेस एज वेल एज ऑडिटर्स के लिए यूज होता है. एक कॉमन मिस्टेक जो इस क्वेश्चन में किया जा सकता है वो है ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी इन्होंने बहुत अच्छा घुमा के ऑप्शन दिया है. इन्होंने कहा है ऑडिट ट्रेल आर यूजफुल फॉर बिजनेस एज वेल एज ऑडिटर्स. मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इन अ सॉफ्टवेयर हैविंग फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल इज कंपल्सरी फॉर एलएलपी हैविंग सर्टेन टर्नओवर थ्रेशहोल्ड्स. तो जो बच्चा एलएलपी पढ़ के नहीं गया होगा उसको लगा होगा कि हाँ यहाँ पे कोई टर्नओवर की बात हो रही होगी, कुछ थ्रेशहोल्ड्स होंगे तभी ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना है. तो ये बात अपने मन में एकदम गांठ बांध लीजिए कि ऑडिट ट्रेल कंपलसरी नहीं है एलएलपी के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्टेन थ्रेशहोल्ड्स. ठीक है. तो ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड अगर एलएलपी आता है तो हमें लिखना है नो, ऑडिट ट्रेल इज नॉट कंपलसरी. ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पीयूष प्लान. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एटलीस्ट 30 days प्रायर टू 31 मार्च. बिल्कुल गलत कहा है इन्होंने. यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नहीं. तो ये स्टेटमेंट जो है इनका गलत हो गया है. अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात होती तब इनका ये स्टेटमेंट सही होता, बट वी आर सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है तो ये स्टेटमेंट इनका गलत है. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एटलीस्ट 60 days प्रायर टू 31 मार्च 2024. 60 days का तो कोई लेना नहीं है अपॉइंटमेंट से, तो ये भी बिल्कुल गलत है. Auditor is required to appoint at any time before 31st March. Therefore, Piyush's plan to approach CAS is not in accordance with relevant rules and obligations. ये मुझे सही लग रहा है. ऑडिटर को 31 मार्च के किसी दिन पहले अपॉइंट कर देना चाहिए था, पर क्योंकि इन्होंने अगस्त में किया है तो ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है. लास्टली, पीयूष's प्लान इज प्रॉपर एंड देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट. हाँ, जब मन आए तब अपॉइंट करो. एलएलपी एक्ट और ये सबको क्या लेना देना है, वो तो ऐसे ही बनाया है. तुम्हें जब ऑडिटर अपॉइंट करना करो, तुम्हें जब ऑडिटर रिमूव करना करो. किसी के लिए कोई प्रोविजंस मत रखो, एलएलपी के लिए भी कोई कंप्लायंसेस मत रखो. ऐसा होता है क्या? तो ये भी गलत है. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट, considering Piyush's plan to contact CAS in August 2024 for making necessary regulatory compliances could lead to default by LLP in filing its annual return, default by LLP in filing statement of accounts insolvency, default by LLP in filing its annual return as well as statement of accounts insolvency, no default by LLP in making necessary compliance. तो इन्होंने पीयूष को अपॉइंट किया अगस्त 24 में. एंड अगर आपको ये बात पता हो तो एनुअल रिटर्न जो है कंपनी का, सॉरी एनुअल रिटर्न जो है एलएलपी का, वो विद इन 60 days फ्रॉम क्लोज ऑफ फिनेंशियल ईयर फाइल हो जाना चाहिए. तो मतलब मई तक फाइल हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि इन्होंने ऑडिटर को ही अगस्त में अपॉइंट किया तो इन्होंने एनुअल रिटर्न भी नहीं फाइल किया तब तक. तो क्योंकि पीयूष ने सीएएस को लेट अपॉइंट किया, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया है. इनका एनुअल रिटर्न फाइलिंग में भी डिफॉल्ट हो गया. ठीक है. तो ये भी आई फील बहुत केस स्टडी रिलेटेड था. इसमें
ये वाला जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी से रिलेटेड था, ये आप स्टैंड अलोन कर सकते थे। ये भी केस स्टडी से रिलेटेड था क्योंकि आपको पता नहीं है कि अभी जो CAS है वो फर्स्ट ऑल्टर है या सेकंड ऑल्टर है, तो ये भी केस स्टडी से रिलेटेड था एंड ये भी केस स्टडी से कई हद तक रिलेटेड था। तो 3 क्वेश्चंस केस स्टडी से रिलेटेड था, बाकी 2 आई फील आप कर सकते थे आराम से, आपको केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो हमारे 3 केस सिनेरियोज पूरे हो गए हैं एंड वी आर लेफ्ट विथ 4 5 6 7, 4 केस सिनेरियोज और बचे हैं। आइए पढ़ते हैं। केस सिनेरियो नंबर 4 है वामा एंड एसोसिएट्स पे। तो वामा एंड एसोसिएट्स अपॉइंट हुए एज ऑडिटर्स फॉर रॉयल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अभी रॉयल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का इन्होंने ऑडिट स्टार्ट किया है एंड ऑडिट के दौरान इनको पता चला है इस कंपनी में बहुत सारा WIP वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है। तो हमारे ऑडिटर तो होशियार है ही, उन्होंने सोचा येट अगेन फिजिकल इन्वेंट्री तो सभी करता है भाई, अपने भी फिजिकल इन्वेंट्री क्यों करें, अपने कुछ और करेंगे। तो इन्होंने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स पे रिलाई किया एंड डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री लेवल्स, वेरिएंस ट्रेंड्स, ये सब वेरीफाई किए। ये सब करते समय, ये सब करने के दौरान उनको पता चला कि इस कंपनी में ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है जिसका कॉस्ट है आज के दिन पे 1,75,000 एंड NRV है 50,000। तो पहले ही बता दो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होती है। मैम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री वैल्यू होती है NRV पे एंड इसीलिए इसके बुक्स पे ये दिखना चाहिए 50,000 पे। उसके बाद इन्वेंट्री का सब अपना चेकिंग वेकिंग करके सब समेट वमेट करके वो PPE पे पहुंचे एंड PPE में उन्होंने देखा 1,05,000 फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ PPE जुड़ा हुआ है, 1,25,000 फॉर टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट जुड़ा हुआ है एंड 35,000 ऑफसेट किया गया है। तो बिल्कुल सही किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सब तो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है एंड आपका AS10 बोलता है इसको आराम से अप्लाई करिए। AS10 कहता है कि ये सब कुछ कॉस्ट ऑफ PPE में जुड़ेगा, तो बिल्कुल गलत नहीं किया है कंपनी ने। तो एक बार आइए वैल्यू निकालते हैं। 1,05,000 का आपका ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू PPE, 1,25,000 आपका टेस्टिंग कॉस्ट है एंड 35,000 आपके सेल से आ गए तो वो लेस हो जाएंगे। यही रूल है, ये तो मुझे लगता है अकाउंट्स टाइप सवाल है, आप आराम से कर लेंगे। तो अगर आप ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आपका आ गया 90,000, तो 1,95,000 की आपकी PPE बन जाएगी। तो बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है, इस कंपनी ने एकदम सही किया है। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू PPE होता तो मैं मानती चलो गलत किया है, बट यहाँ पे तो बोल रहे हैं रिलेटेड टू PPE है तो कर सकते हैं। टेस्टिंग कॉस्ट भी बिल्कुल एक वैलिड कॉस्ट है जो कि कॉस्ट ऑफ PPE में जुड़ सकता है, तो वो भी ऐड हो सकता है। हाँ सेल्स जो आया है वो उसको ऑफसेट करना है, तो यहाँ पे हमने कर दिया, माइनस कर दिया, तो इतनी हमारी PPE कॉस्ट बननी चाहिए। फिर लास्टली उनको पता चला है रॉयल कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन यानी 10 लाख रॉयल कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड से वामा एंड एसोसिएट्स को मिलते हैं 10 लाख। रॉयल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से वामा एंड एसोसिएट्स को मिलते हैं 10 लाख। मैम इतना आप ऐसे जहाँ पे पॉज लेके क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा तुम समझ जाओ किसी भी केस स्टडी में अगर ऑडिटर फीस की बात हो रही है तो वहां पे कोई ना कोई थ्रेट आएगा ही, वहां पे कोई ना कोई थ्रेट आएगा ही आएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वामा एंड एसोसिएट्स को मिलते हैं रॉयल कंस्ट्रक्शन से 10 लाख एंड ये जो 10 लाख है ना ये वामा एंड एसोसिएट्स का 65% ऑफ टोटल इनकम अकाउंट फॉर करता है। मतलब 50% से ज्यादा इनकम तो वामा एंड एसोसिएट्स का रॉयल कंस्ट्रक्शन से ही आता है। मतलब कि इस ऑडिट फर्म का अनड्यू डिपेंडेंस है रॉयल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पे। हाँ मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब 50% से ज्यादा अगर कहीं से इनकम आ रहा है तो अगला तो वहीं पे डिपेंडेंट रहेगा। तो यही बात वो बता रहे हैं एंड इसी की खुशी खुशी में 3 लाख का उनको 3 लाख का वामा एंड एसोसिएट्स को गड़बड़ मिला था बुक्स में, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला भाई हमारा भारी क्लाइंट है ये कल को हमारे से चला गया, 3 लाख के चक्कर में हमारा 10 लाख चला जाएगा, तो हम नहीं रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बताइए कौन से थ्रेट ने वामा एंड एसोसिएट्स को रोका रिपोर्टिंग के लिए। मैम सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ने रोक दिया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ने रोक दिया। जब भी अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस होता है तब एक ऑडिटर ऐसा कुछ ही करता है
एंड इसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो यहाँ पे लास्ट पैरा में उन्होंने बताया है वामा एंड एसोसिएट्स को मिलता है रॉयल कंस्ट्रक्शन से 10 लाख, जो कि 65% ऑफ देयर टोटल इनकम है। एंड इसी लिए उनको जो 3 लाख की गड़बड़ी मिली थी, यानी हमारे ऑडिटर को 3 लाख की गड़बड़ी मिली थी, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने सोचा 3 लाख के लिए हम अपना 10 लाख तो छोड़ नहीं सकते। एंड अगर आगे आपसे क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे कौन सा थ्रेट है, तो आपको पता है कौन सा थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रॉयल कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड शुड वैल्यू द ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री एट। ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री हमने किस पे वैल्यू की थी, 50,000, जो कि NRV है। What should be the amount to be included in the cost of PP in financial statements of Royal Constructions Limited? तो PP का अमाउंट हमने जोड़ा था 1,95,000। देख ले रहे हैं आप कि केस स्टडी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करने से कितनी आसानी होती है। मतलब मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा, ऊपर आंसर लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ कॉपी करना है, देखना है कौन से ऑप्शन में है वो। What potential threat to the independence of Vama Associates arises from receiving fees of 10 lakh from Royal Construction Limited? तो ये भी हमने बता दिया था, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया है क्योंकि अनड्यू डिपेंडेंस हो गया। ठीक है, छोटा केस सिनेरियो था। ऐसा एक केस सिनेरियो आपके एग्जाम में भी आएगा 3 क्वेश्चंस वाला, तो वो छोटा ही होगा, उसकी केस स्टडी भी छोटी ही होगी। फिर आते हैं केस सिनेरियो नंबर 5 पे। तो केस सिनेरियो नंबर 5 है ओवल सर्विसेज लिमिटेड पे। ओवल सर्विसेज लिमिटेड ने रूपा एंड एसोसिएट्स को अपना ऑडिटर बनाया है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 23-24। अब जो ये हमारा ऑडिटर है, ये ऑडिट प्रोग्राम पे बहुत मानता है एंड उसको ऐसा लगता है ऑडिट प्रोग्राम को बहुत क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अगर ऑडिट प्रोग्राम सही होगा, उसमें सारे प्रोसीजर्स सही होंगे, तो कितना भी नालायक ऑडिटर हो, वो अगर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा तो उसको रिजल्ट सही मिलेंगे। तो मैं भी डिसएग्री नहीं करूंगी, रूपा एंड एसोसिएट्स का जो फर्म बिलीफ है ऑडिट प्रोग्राम पे, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी ओवल सर्विसेज लिमिटेड में भी इन्होंने आने से पहले सारा ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से जो जो होना चाहिए था उन्होंने अपने ऑडिट प्रोग्राम में डाल दिया। ये जो हमारी रूपा एंड एसोसिएट्स है, उनके पार्टनर है CA नितिन। एंड CA नितिन ने आइडेंटिफाई किया है कि इस कंपनी में थोड़ा डेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में दिक्कत है। इस कंपनी यानी ओवल सर्विसेज लिमिटेड के डेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में थोड़ी दिक्कत है, तो उन्होंने क्या किया, फटक से ऑडिट प्रोग्राम में चेंज कर दिया है एंड ऑडिट प्रोग्राम में प्रोसीजर्स थोड़े बढ़ा दिए। बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ पे ऑडिटर आइडेंटिफाई कर रहा है रिस्क, वहां पे तो वो प्रोसीजर्स बढ़ाएगा ही, तो उन्होंने ऑडिट प्रोग्राम में प्रोसीजर्स बढ़ा दिया। एंड अगर आप ऑडिट प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ोगे तो इसमें कहा गया है कि ऑडिट प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा जब आप उसको जो भी रीसेंट चेंजेस है, जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स है, उसके हिसाब से उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है वो कर। तो यहाँ पे CA नितिन ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे उनको रिस्क देखा उन्होंने प्रोसीजर्स बढ़ा दिए। उसके बाद एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उसके बाद दिक्कत ये है कि उन्होंने ऑडिट प्रोसीजर में लिख के रखा था कि पेटी कैश का बहुत अच्छे से रिव्यू करेंगे, पर यहाँ आके कंपनी में पता चल रहा है कि इस कंपनी में तो कैश ट्रांजैक्शंस लिमिटेड है कि 10 रुपए तक की हो सकते हैं या 500 रुपए तक की हो सकते हैं, 1000 रुपए तक की हो सकते हैं, तो ये ज्यादा कैश रखती नहीं है। तो उनको जब ये पता चला तो उन्होंने बोला नहीं भाई, मेरी टीम ये काम करेगी, पेटी कैश का अननेसेसरी बहुत ज्यादा रिव्यू करेगी तो टाइम वेस्ट होगा। तो उन्होंने क्या किया, ऑडिट प्रोग्राम से ही ये रिव्यू का जो पार्ट था वो रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे भी CA नितिन ने बिल्कुल सही किया, जहां पे उनको लगा रिस्क ज्यादा है वहां पे उन्होंने प्रोसीजर्स बढ़ा दिए, जहां पे उनको लगा यार रिव्यू की तो जरूरत ही नहीं है, इस कंपनी में तो कैश ट्रांजैक्शन ही लिमिटेड है, तो मेरी टीम अपना टाइम वेस्ट क्यों करे, तो वहां पे उन्होंने ऑडिट प्रोग्राम से ये चीज हटा दी। ठीक है, इसके बाद वो आए ट्रेड पेबल्स वेरीफाई करने। तो ट्रेड पेबल्स का उनको लगा यार बेस्ट वे ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सब के लिए यही है कि अपना एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजो एंड वेरीफाई करो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इन्होंने भेजा 20 मार्च 2024 को। अब उनको रिप्लाई भी आ गया सब जन का, एक्सेप्ट फॉर 2 पर्सन्स, मेसर्स केशव ट्रेडर्स एंड मेसर्स अमृत डिस्ट्रीब्यूटर्स। अभी 1 मिनट का पॉज लीजिए एंड सोचिए, क्या 20 मार्च को एक ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज सकता है या नहीं भेज सकता? एकदम 1 मिनट का पॉज लीजिए एंड सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन 20 मार्च को भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता है। अब अगर आपका आंसर है ना,
कि नहीं मैम 31 मार्च के पहले हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेज सकते, तो मैं बता दूं आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा है ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, उसमें आपने थोड़ी भूल बात समझी है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्टेटमेंट कहता है, ऐसे 505 कहता है कि ऑडिटर एनी डेट नियर टू द बैलेंस शीट डेट भेज सकता है। तो उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि अप्रैल में ही भेजने से होगा, मार्च में भी इफ द डेट इज नियर टू 31 मार्च तो वो भेज सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे सीए नितिन ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन 20 मार्च को भेजा है, उस पर कुछ भी गलती नहीं है। दिस डेट इज नियर टू द बैलेंस शीट डेट एंड वो आराम से इस डेट पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज सकता है। ये एक पॉइंट भी नोटेड है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इंटरप्रेट करते हैं नियर टू बैलेंस शीट डेट मतलब या तो 31 मार्च या उसके बाद। बहुत लोग ये सोचते ही हैं 31 मार्च के पहले 15 से 30 मार्च के बीच में भी भेजा जा सकता है। तो मैं बता दूं 15 से 30 मार्च के भी बीच में भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे सीए नितिन ने कोई गलती नहीं की है। फिर वो आए पीपीई पे एंड पीपीई में उन्होंने नोटिस किया कि पीपीई तो भैया रीवैल्यू हुआ है। Revaluation has led to an increase in 5% of carrying value and मशीनरी जो 10 लाख की थी वो 10.5 लाख की हो गई है। बताइए इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है? डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है क्या? पीपी के डिस्क्लोजर फटाफट याद करिए, बताइए पीपी का डिस्क्लोजर में कहीं था कि अगर पीपी का वैल्यू 5% से चेंज हो रहा है रिवैल्यूएशन में तो उसमें डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होगी क्या? मैम नहीं होगी। पीपी के डिस्क्लोजर में कहा था 10% या उससे ज्यादा चेंज होगा तब हमें डिस्क्लोजर देना है रिवैल्यूएशन का, तो यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्टली कंपनी जो चाहती है वो सोच रही है कि एलएलपी में कन्वर्ट हो जाए। अभी भैया सब एलएलपी बना रहे हैं, लग रहा है एलएलपी में कुछ अच्छा हो रहा है, एलएलपी से कुछ बेनिफिट्स हो रही है, तो वो सोच रहे हैं एलएलपी में कन्वर्ट करा ले। तो उन्होंने ऑडिटर से भी इस पे बातचीत की है, बट इसके बारे में अभी हमें क्वेश्चन में ज़्यादा बताया गया नहीं है, ये बाद की बात है, शायद नेक्स्ट केस स्टडी या कभी और वो बताएंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला, वेदर ऑडिट टीम इज करेक्ट इन एक्सक्लूडिंग द प्लान्ड रिव्यू ऑफ पेटी कैश फ्रॉम ऑडिट प्रोग्राम? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो नहीं करती तब वो इनकरेक्ट होती, अगर वो नहीं करती तब वो डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के तहत एकदम सही होती, क्योंकि डिसएडवांटेजेस में ये लिखा है कि ऑडिटर एक बार ऑडिट प्रोग्राम बना ले तो वो भूल जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसे उनको पता चला पेटी कैश में टाइम वेस्ट होगा उन्होंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे तो जो हमारे ऑडिटर है वो बहुत होशियार है, उन्होंने ऑडिट प्रोग्राम का एकदम सही यूज किया है। तो यहाँ पे ऑडिट टीम बिल्कुल करेक्ट है। तो जहां जहां नो लिखा है पहले उस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दीजिए। अब जहां जहां येस लिखा है पढ़ते हैं उन स्टेटमेंट्स को। येस बिकॉज द कंपनीज इंटरनल रिकॉर्ड्स, internal controls and the policy of limiting cash transaction reduce the need for petty cash review in audit program. ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। येस बिकॉज द ऑडिट प्रोग्राम शुड फोकस ओनली ऑन एरियाज विच आर हाई फाइनेंशियल रिस्क एंड पेटी कैश इज नॉट एन हाई रिस्क एरिया। बिल्कुल गलत, ऐसा कोई चीज सोचा नहीं जाता है ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय। ऑडिट प्रोग्राम में सारे आइटम्स का जो है प्रोसीजर्स दिया जाता है। हाँ, जहां आपको रिस्क ज्यादा लग रहा है वहां पे आप प्रोसीजर्स बढ़ा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई नॉन रिस्क एरिया है तो उसका प्रोसीजर्स ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Next, whether the decision of auditor to send confirmation request to creditors of the company as on 20th March is justified. यहाँ पे भी मैंने बोला था कि 20 मार्च को आराम से भेज सकते हैं, तो जो नो वाले ऑप्शंस है वो हटा दीजिए। Yes में है, yes the decision of the auditor is correct as the auditor is allowed to choose any date reasonably close to balance sheet date for confirmation and the selected date helps to ensure the accuracy of liabilities without consultation from management। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे विथ होना चाहिए, हमें मैनेजमेंट का भी कंसल्टेशन चाहिए। अगर मैनेजमेंट सामने वाले को बोल देगा कि भैया तुम रिप्लाई मत करो तो वो रिप्लाई नहीं करेगा ना, आपके सारे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स भेजे हुए वेस्ट हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट का कंसल्टेशन इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड। सो ये तो जी ऑप्शन आपका गलत है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, yes the decision of the auditor is correct as the auditor is allowed to choose any date which is reasonably close to the balance sheet date and for confirmation and the selected date should be decided in consultation with management। तो ऑप्शन सी जो है सही है। वो आपको ये भी कह रहा है कि आपको मैनेजमेंट से कंसल्टेशन की जरूरत है, प्लस आप कोई भी डेट नियर टू द बैलेंस शीट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
Which of the following is not appropriate procedure to verify the balances of Messrs Keshav Traders and Messrs Amrit Distributors? तो ये दोनों कौन थे मैम? ये दोनों वो लोग थे जिन्होंने कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं किया था। तो जब भी कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आता है तो क्या आपको डेटर या क्रेडिटर को चेक करना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं मैम, ये तो हम नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो उसके बदले? मैम हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे वो भी कह रहे हैं कि हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। एंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन चारों में से ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या नहीं? इन चारों में से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कौन सा नहीं है। सबसे पहला, ब्रेकिंग डाउन द बैलेंस इनटू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन एंड मेकिंग श्योर दैट दे एक्चुअली हैपेंड, ये तो जी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है। चेक पेमेंट्स मेड आफ्टर ईयर एंड टू वेंडर्स हु डिडंट रिस्पॉन्ड टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। ये मैं क्लास में बताती हूँ कि सब्सिक्वेंट checking is the best procedure that an auditor can do for ensuring or for checking the creditors who didn't reply or the debtors who didn't reply. Comparing the balances to original invoices from vendors, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एक alternative audit procedure है। Request a written representation from management confirming that all payables are accurately recorded and complete, नहीं, ये alternative audit procedure नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। तो क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा था कि बताइए इन चारों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, उसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एक ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। इन द गिवन केस इज देयर एनी रिक्वायरमेंट फॉर सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ पीपी रीवैल्यूएशन? तो मैंने क्या बोला था, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यस वाले ऑप्शन तो पहले काट दीजिए। No separate disclosure is not required as change in carrying value is less than 10%, बिल्कुल सही स्टेटमेंट कहा है। No separate disclosure is not required unless revaluation results in material change in carrying value, कोई material immaterial का ऐसा बात नहीं हुआ है पीपी डिस्क्लोजर में। उन्होंने 10% का जो है आपको क्राइटेरिया दे दिया है, 10% के ऊपर जाए तो डिस्क्लोजर दो, नहीं जाए तो डिस्क्लोजर मत दो। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है गलत, ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट है। Question number 5. What is your perspective on management's view regarding audit requirements for an LLP? An LLP is always required to conduct an audit regardless of turnover or capital contribution, गलत। अभी हम ऊपर बात करके आए हैं, अगर टर्नओवर 40 लाख से कम है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है तो ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। An LLP is always required to conduct audit if either the turnover exceeds 40 lakhs और कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 25 lakhs, बिल्कुल सही कहा है। एलएलपी को तभी ऑडिट कराने की जरूरत है अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है या कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है। An LLP is always required to get an audit conducted if either the turnover exceeds 25 lakhs और capital contribution exceeds 40 lakhs। तो यहाँ पे इन्होंने जो अमाउंट्स है ना वो इधर उधर कर दिया है, ये अमाउंट इधर आना चाहिए था, वो अमाउंट उधर जाना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड लास्ट में इन्होंने कहा है एन LLP is always required to get an audit conducted if the capital contribution exceeds 25 lakhs and the turnover exceeds 40 lakhs। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और आना चाहिए एंड नहीं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका पूरा एलएलपी पे था एंड नेक्स्ट केस सिनेरियो में भी इन्होंने एलएलपी का जिक्र किया है। सो आपको इशारा काफ़ी होना चाहिए इंस्टीट्यूट का एमटीपी आरटीपी की तरफ से कि एलएलपी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपको छोड़ के जाना नहीं चाहिए। केस सिनेरियो 6 पे आते हैं। केस सिनेरियो 6 जो है वो बैंक ऑडिट पे है एंड अभी फिलहाल न्यू सिलेबस में बैंक ऑडिट काफी पॉपुलर हो रखा है। बैंक ऑडिट पे वो जनरली केस सिनेरियो देते हैं। तो बैंक ऑडिट का मैं कहूंगी सारा केस सिनेरियो बहुत अच्छे से देख के जाएं। Shreyansh, a chartered accountant student, is a part of engagement team conducting audit of Coimbatore branch of XYZ bank under the guidance of CA Dilip। तो CA दिलीप करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनका कोई ऑडिट फर्म है जिसके अंडर श्रेयांश करके एक सीए स्टूडेंट है जो आर्टिकलशिप कर रहा है एंड अभी सीए दिलीप के ऑडिट फर्म को मिला है XYZ बैंक का ऑडिट।
पूरा XYZ बैंक ऑडिट मिला है? नहीं, सिर्फ कोयम्बटूर ब्रांच का ऑडिट मिला है। अब क्योंकि श्रेयांश नया नया आया था एंड ये दिलीप चाहते थे उनको कि अच्छे से ट्रेन करे, श्रेयांश को बहुत चीज़ों की जानकारी हो, तो दिलीप ने उनको बेस्ट पार्ट ऑफ बैंक ऑडिट दे दिया। बेस्ट पार्ट क्या दिया? एनपीए क्लासिफिकेशन। सीए दिलीप ने बोला देखो श्रेयांश, तुम्हारे तो पूरा सिलेबस में एक चैप्टर था बैंक ऑडिट के ऊपर जिसमें तुमने बहुत कुछ पढ़ा होगा एनपीए के बारे में, तो एक काम करो, चेक कर लो इनका जो भी एनपीए है इन्होंने सही बनाया है कि नहीं बनाया, जो भी इससे रिलेटेड प्रोविजन है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो अब श्रेयांश को ये जिम्मेदारी मिली, तो श्रेयांश भी पहुंचा बैंक ऑफिसर के पास और उसने कहा कि देखिए जो भी आपने प्रोविजन बनाया ना उसकी मुझे डिटेल्स दे दिए। तो बैंक वालों ने उसे ये डिटेल्स दिए, अकाउंट के नाम बता दिए जो जो एनपीए बनाए गए हैं, फर्दर बता दिया एनपीए क्लासिफिकेशन, डाउटफुल, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल D2 एंड लॉस। मैम क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपका प्रोविजन जो है परसेंटेज चेंज होता है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी बता दिया जिसपे प्रोविजन बनना है, एंड अमाउंट ऑफ प्रोविजन मेड भी बना दिया। अब देखते हैं जो अमाउंट ऑफ प्रोविजन मेड है वो सही है कि नहीं। तो AB इंडस्ट्रीज डाउटफुल D1 कैटेगरी में आती है, एंड यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन बनाया है 5 लाख का, जबकि ये फुल्ली सिक्योर्ड है। जबकि ये फुल्ली सिक्योर्ड है, तो क्या 5 लाख का प्रोविजन बनना चाहिए था क्या? नहीं मैम, अगर डाउटफुल D1 कैटेगरी में है तो 25% ऑफ अमाउंट का बनना चाहिए, अगर फुल्ली सिक्योर्ड है तो यहाँ पे 2.5 लाख का प्रोविजन बनना चाहिए था। तो सारांश जी को, सॉरी श्रेयांश जी को ये देखना चाहिए, एंड यहाँ पे इन्होंने जो AB इंडस्ट्रीज है उसका प्रोविजन तो गलत बनाया है। फिर आता है मार्स ट्रेडर्स। तो मार्स ट्रेडर्स है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, एंड उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 50 लाख है, उस पर 7.5 लाख का प्रोविजन बना है, एंड वो भी फुल्ली सिक्योर्ड है। उसके बाद आते हैं आपके RS एंटरप्राइज। तो RS एंटरप्राइज का कैटेगरी है डाउटफुल D2। डाउटफुल D2 पे कितना प्रोविजन बनता है मैम? डाउटफुल D2 पे 40% का प्रोविजन बनता है, एंड इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 30 लाख, तो इन पे 12 लाख का प्रोविजन बनना चाहिए था, जो यहाँ लग रहा है गलत है। तो यहाँ पे इन्होंने जो अमाउंट ऑफ प्रोविजन बनाया है ये गलत है, तो RS एंटरप्राइज में भी हो गई है गलती। फिर आता है NPS एंड सन्स। NPS एंड सन्स लॉस एसेट है, एंड ये इसका अमाउंट 1 लाख था, एंड उन्होंने 1 लाख का प्रोविजन बनाया, बिल्कुल सही बनाया है क्योंकि लॉस एसेट पे 100% प्रोविजन बनता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने डिटेल्स दिया हाउसिंग और कार लोन की। तो मिस्टर श्याम करके एक बोरोवर है, उन्होंने 2 बोरोइंग्स ली थी बैंक से, हाउसिंग लोन और कार लोन की। हाउसिंग लोन्स पे EMI 120 दिन से ड्यू है, मतलब 90 डेज से ज़्यादा ड्यू है, मतलब कि NPA है। फिर आता है कार लोन। कार लोन में EMI 60 डेज के लिए ही ड्यू है, मतलब अभी तक 90 डेज नहीं हुई है, मतलब अभी तक NPA तो ये नहीं हुआ है। पर NPA का एक अनसेड रूल है। क्या अनसेड रूल है NPA का? तो NPA का अनसेड रूल ये है कि NPA में ना ऐसा होता है कि अगर एक अकाउंट होल्डर का कोई एक भी अकाउंट NPA हो जाए तो उसके सारे अकाउंट्स NPA हो जाते हैं। तो मिस्टर श्याम का यहाँ पे ऐसे तो सिर्फ हाउसिंग लोन ही NPA हुआ है, बट हाउसिंग लोन NPA होने के चक्कर में उनके जितने भी अकाउंट्स हैं इन बैंक के साथ वो सारे NPA डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे नॉट जस्ट हाउसिंग लोन पर कार लोन भी NPA माना जाएगा। या आगे आपसे सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या सिर्फ हाउसिंग लोन NPA है, तो आपको बताना होगा नहीं, ऐसे तो सिर्फ हाउसिंग लोन 90 दिन से ज्यादा हुआ है, बट NPA कहता है कि अगर किसी भी अकाउंट होल्डर का कोई एक अकाउंट भी NPA होता है तो उसके सारे अकाउंट्स को NPA माना जाता है। तो साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री कार लोन भी NPA माना जाएगा। फिर उन्होंने बताया है एग्रीकल्चरल एडवांसेस के बारे में। तो एग्रीकल्चरल एडवांसेस में उन्होंने बताया कि ये एक फार्मर को इस ब्रांच ने लोन दिया है अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, एंड फार्मर को लोन किसके लिए दिया है? फार्मर को लोन पैडी कल्टीवेशन के लिए दिया है, मतलब राइस बनाने के लिए दिया है, जो कि एक शॉर्ट टर्म क्रॉप है। कितना लोन दिया है? 20 लाख का लोन दिया है,
एंड कह रहे हैं कि उनके हार्वेस्ट में 3 से 4 महीने लगते हैं। अब इस अकाउंट में एक गड़बड़ है कि इस अकाउंट में 90 दिन तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, नहीं है, गड़बड़ है, नहीं है, फिर भी इन्होंने इसको स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई कर दिया है। तो बताइए क्या इन्होंने सही किया है या नहीं किया है? अरे मैम बिल्कुल सही किया है। शॉर्ट क्रॉप में या शॉर्ट टर्म क्रॉप में हम चेक करते हैं 2 क्रॉप सीजन। अगर 2 क्रॉप सीजन के बाद पैसे नहीं आ रहे तब हम उसे एनपीए डिक्लेयर करते हैं। एंड 2 क्रॉप सीजन यहाँ मतलब 6 से 8 महीने। तो अभी तो मैम सिर्फ 3 महीने हुए हैं। तो यहाँ पे तो एनपीए बनाने का कोई जिम्मेदारी नहीं बनता या एनपीए बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफिकेशन किया है बिल्कुल सही किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर लास्टली उन्होंने बताया है कि सीए दिलीप जो है उन्होंने भी एनपीए क्लासिफिकेशन चेक कर लिया है एंड श्रेयांश जो है उन्होंने भी प्रोविजन सारे चेक कर लिए हैं। अब आपसे पूछे गए हैं इस पे क्वेश्चंस एंड आपको बताना है कि क्या क्या चीजें सही है और क्या क्या चीजें गलत है। Is the provision made for AB Industries doubtful D1 appropriate? Yes, as it exceeds 25%. No, as it should be 40%. No, as the required provision is 2.5 lakhs. Yes, as the provision for doubtful assets exceed the minimum requirement. तो जी AB Industries कौन थे? AB Industries ये थे एंड इनका हमने क्या बोला था 25% प्रोविजन बनना चाहिए यानी 2.5 लाख प्रोविजन बनना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नो एज द रिक्वायर्ड प्रोविजन इज 2.5 लाख। फिर आता है क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है कंसिडरिंग द हाउसिंग लोन एंड कार लोन अवेल्ड बाय बोरोअर श्याम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट? बोथ हाउसिंग एंड कार लोन शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई नॉर्म्स ऑन एसेट क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही, मतलब इसमें तो आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है और सारे ऑप्शन इन्होंने गलत ही दिए होंगे। इन्होंने कहा होगा कि शायद सिर्फ हाउसिंग लोन एनपीए होना चाहिए या सिर्फ कार लोन एनपीए होना चाहिए, दोनों एनपीए नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों जो अकाउंट है हमारे उनको एनपीए माना जाएगा क्योंकि हाउसिंग लोन तो जो है वो एनपीए है ही क्योंकि उसमें 120 डेज हो गए हैं एंड एनपीए कहता है कि अगर किसी भी अकाउंट होल्डर का कोई एक अकाउंट एनपीए होगा तो साथ साथ दूसरा भी हो जाएगा। What is the minimum provision required for RS Enterprise considering the account is fully secured? तो RS Enterprise में क्या था? तो RS Enterprise में 40% का प्रोविजन बनना चाहिए यानी 12 लाख रुपए का प्रोविजन बनना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा एज रिगार्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस अंडर किसान क्रेडिट कार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? The branch has erred in making classification as per RBI norms. It should be a substandard asset. तो ये बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन टिक करके आएंगे पर मैं बता दूं ये ऑप्शन गलत है क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल एडवांस होता है तो हम उसे क्रॉप सीजन के हिसाब से उसमें एनपीए क्लासिफिकेशन करते हैं एंड क्योंकि ये शॉर्ट टर्म क्रॉप है तो इनका अभी बहुत ज़्यादा वक्त बचा है पेमेंट करने के लिए तो ये कहीं से भी एनपीए नहीं होंगे। The classification made by the branch is proper. However, since there are no transaction in account for 90 days, it is a special mention account. बिल्कुल गलत। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है? जिसका बस अभी कुछ दिनों में ड्यू आने वाला है एंड वो एनपीए बनने वाला है पर इनके पास तो भी बहुत महीनों का लिवरेज बचा है तो ये ऑप्शन भी गलत है। द क्लासिफिकेशन मेड बाय द ब्रांच इज प्रॉपर। बिल्कुल सही, यही होना चाहिए। द ब्रांच हैज एयर्ड इन मेकिंग क्लासिफिकेशन, इट इज अ डाउटफुल एसेट। नहीं, ये सिमिलर एकदम सिमिलर केस सिनेरियो हमने एमसीक्यू वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा था। ये काइंड ऑफ पास्ट आरटीपी एमटीपी वाला ही केस सिनेरियो है तो अगर आपने वो वीडियो कर लिया होगा तो मुझे लगता है इस केस सिनेरियो का आंसर आपने बहुत आसानी से दे दिया होगा। एंड अब हम आते हैं अपने लास्ट केस सिनेरियो पे। तो लास्ट केस सिनेरियो है मेसर्स एमसीपी एंड एसोसिएट्स पे। तो एमसीपी एंड एसोसिएट्स में 3 पार्टनर है, सीए महावीर, सीए चंदना एंड सीए प्रभा। तो अब ये तीनों जो पार्टनर है ये 3 डिफरेंट कंपनीज का ऑडिट कर रहे हैं एंड सारे कंपनीज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको क्वेश्चन ने बताई है। सबसे पहले बात करते हैं सीए महावीर की। तो सीए महावीर एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि इस कंपनी में इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल सप्लाईज की शॉर्टेज हो रही है क्योंकि कुछ जियो पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं एंड इनका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से इंपोर्ट होता है।
तो शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल सप्लाईज देखते ही आपके मन में घंटी बज जानी चाहिए कि भैया ये तो ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न कहता है कि अगर ये चीज जो है परसिस्टेंट रहेगी तो गोइंग कंसर्न एक कंपनी का खतरे में जा सकता है। तो महावीर के भी मन में ये घंटी बजी एंड महावीर ने क्या किया, महावीर ने सोचा कि ये काम करते हैं, कंपनी से पूछ लेते हैं कि उनका कोई प्लान है क्या इसको एड्रेस करने का। वो सोच रहे कि कैसे काम करे या इनका कंपनी जो है या इनकी जो धंधा है वो बंद होने वाला है। तो उसने कंपनी से बात की, पर कंपनी से बात करके उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि कंपनी के पास एक फुल फ्लेजेड प्लान था कि कैसे क्या करना है, कब रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल क्या लेना है, सब कुछ उन्होंने सोच लिया था। तो महावीर को ये सब बात सुन के बहुत तसल्ली आई एंड उन्होंने सोचा चलो ठीक है, यहाँ पे जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का इन्होंने यूज किया है बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फर्दर वो ये भी चेक करते हैं कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं वो सबका प्रॉपर डिस्क्लोजर और एडजस्टमेंट हो गया है या नहीं हो गया है, और जितने भी उनको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिले वो उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है TCWG। तो ये तो जी हो गई सीए महावीर की कहानी। अब आते हैं सीए चंदना पे। तो सीए चंदना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट के दौरान उनको पता चला इनकी जो इन्वेंट्री है ना वो उनके खुद के लोकेशन में भी है प्लस थर्ड पार्टी प्रमाइसिस में भी है। तो थर्ड पार्टी प्रमाइसिस के लिए उसने कंफर्मेशन मंगाया है एंड वो जो इनके ओन लोकेशंस पे उसके लिए फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड कर रही है एंड चेक कर रही है सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बाकी सब चीज़ों के लिए जो जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रांजैक्शन, जो जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आइटम्स, उसने सैम्पलिंग टेक्निक्स पे रिलाई किया। फिर आते हैं लास्टली सीए प्रभा पे। तो सीए प्रभा क्या कर रही है, एक फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रही है एंड ये फर्म यूजुअली क्या करता है ना, एक्सपोर्ट करता है अपने गुड्स, मतलब एक्सपोर्ट सेल्स करता है। अब इनके जो सेल्स इनवॉइसेस है वो भी बाहर के करेंसी में रेज होता है। भैया जब गुड्स तुम्हारा बाहर जा रहा है तो वो अगला ऐसा तो नहीं इंडियन रुपी में तुमको पे करेगा, वो भी तो अपना जहाँ पे भी जा रहा है, इनका गुड जा रहा है यूरोप में तो यूरोज में पे करेगा। तो उसने देखा कि जितने भी सेल्स इनवॉइसेस है यूरोज में है, बट कंपनी ने AS11 पूरी तरीके से फॉलो किया है, सब कुछ जो है अपने एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट कर दिया है। बट एज एन ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी है कि एक्सचेंज रेट जो है वो सही है कि नहीं, कैलकुलेशन जो है वो सही है कि नहीं। तो उसने रिकैलकुलेट करके चेक किया कि जितने भी कन्वर्जन्स है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने 3 ऑडिटर्स की कहानी बता दी है। अब आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला, which of the following best describes Mahavir's responsibility for subsequent events as per SA 560? He has no obligation to perform audit procedures for events occurring between the date of balance sheet and date of audit report. बिल्कुल गलत। ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है एज पर SA 560 की जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वो सारे देखे। इनफैक्ट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी अगर उससे कुछ ऐसा पता चलता है जो शायद अगर उसे पहले पता होता तो उसका ओपिनियन कुछ और होता, तो वो चीजों को भी ऑडिटर इंक्वायर करेगा। He should perform necessary audit procedures to know about events occurring between the date of financial statements and date of audit report. बिल्कुल सही। He has no obligation to perform audit procedures after signing of audit report, even if he comes to know of an event if which he had known earlier would have caused him to amend the audit report. गलत। मैंने अभी आपको बोला ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी उसकी जिम्मेदारी बनती है, अगर उसको कुछ ऐसा पता चलता जो शायद उसको पहले पता होता तो उसका ऑडिट ओपिनियन कुछ और होता तो वो उसे इंक्वायरी करनी चाहिए। He should rely upon written representation of management regarding subsequent events. He has no other means to know about such events. नहीं, बहुत तरीके हैं। आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, आप मैनेजमेंट से बातचीत कर सकते हैं, आप मीटिंग के मिनट्स देख सकते हैं, आप ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट द ओनली मीन। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। Which is the most appropriate action CA Chandana should take for verifying inventories held at third party premises? Request confirmation of inventories quantity and condition from third party or inspect the inventory at the premises. बिल्कुल हाँ, यही करना चाहिए CA Chandana को। Inspect all the inventories at third party premises without requesting
कंफर्मेशन नहीं, ऐसा नहीं है, वो कंफर्मेशन भी रिक्वेस्ट कर सकती है या इंस्पेक्शन भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्शन कर लिया तो कंफर्मेशन नहीं मांगना, नहीं, आप दोनों भी कर सकते हो, ये तो गलत है। रिलाई ऑन मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल भी नहीं है, तो मैनेजमेंट तो जो चाहे कर सकता है, थर्ड पार्टी में आप कौन सा चेक करने जा रहे हो, तो मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। कंफर्म दैट इन्वेंट्रीज वैल्यू अलॉन्ग विद क्वांटिटी एंड कंडीशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, तो ये तो सही है, पर आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ना, ये थोड़े थोड़े इनकम्प्लीट टाइप है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट। And we come to the last question for case scenario. Which audit procedure CA Prabha would perform to verify whether conversion of foreign currency into Indian rupees is proper or not? तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते समय बता दिया था, जब हम चेक करते हैं, रीचेक करते हैं कि कंपनी का जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं, तो हम रीकैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। अब केस सिनेरियोस हमारे हो गए खत्म एंड अप्रोक्सीमेटली हमें 1.25 घंटा हो गया। अब मुझे लगता है हमें 15 मिनट भी और नहीं लगेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आराम से हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, अराउंड 8 क्वेश्चंस है। चलिए आइए फटाफट पढ़ते हैं। CA Sumit, during the process of assembling the audit file after completion of audit, briefed his team on the changes to be made in audit documentation. Which of the following changes can be made during audit file assembly stage? Sorting, collating and cross-referencing of working papers किया जा सकता है। डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करना चाहिए। जो भी सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपको लगता है यूज नहीं है, उसको डिलीट करिए। रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं, ये तो भैया ऑडिट प्रोसीजर है एंड ऑडिट रिपोर्ट आपने इशू कर दिया। अब आप ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सकते, ऑडिट असेंबली में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना मना है, तो ये तो आप नहीं कर सकते। रिकैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी गलत है। अगेन आप ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट आपने इशू कर दिया है, अब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये दो जो है वो गलत है। साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू फाइल असेंबली, हाँ ये भी कर सकते हैं। जब आपने कंप्लीशन चेकलिस्ट भर दी है, आपको सिर्फ साइन करना बचा है, तो वो आप ऑडिट असेंबली के टाइम पे कर सकते हैं। तो क्या क्या किया जा सकता है ऑडिट असेंबली के टाइम पे, ऑडिट फाइल असेंबली के टाइम पे? तो ए, बी और ई, ऑप्शन ए, बी और ई आप कर सकते हैं। क्या मैम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑडिट फाइल का जो असेंबली है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोथ फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड मल्टीपल चॉइस। CA Rao is conducting audit for ABC Limited, a large client. He is informed by the client CFO that if they report certain deficiencies, the auditor's firm may not be considered for future engagement. Which type of threat does this scenario represent? मतलब कि ABC लिमिटेड के जो CFO है वो धमकी दे रहे हैं कि आपने अगर कुछ भी हमारे कारनामों के बारे में बताया तो हम आपको आगे के टर्म के लिए अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, या हम आपको अपॉइंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो भैया सिंपल सी बात है कि यहाँ पे धमकी या थ्रेटनिंग वाली बात आ गई है। जहां पे धमकी या थ्रेटनिंग वाली बात आ जाए तो उस थ्रेट को हम बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। मतलब आप सर पे बंदूक रख के बोल रहे हो बेटा ऑडिटर तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन कर, तो ये क्या है? ये सिंपल इंटिमिडेशन थ्रेट है। CA Kaushal, the statutory auditor of FEMO Limited, obtained trade receivables aging report, analyzed it and identified doubtful debts during the audit of accounts receivable balance. Which balance sheet assertion is CA Kaushal intended to check? तो PBDD चेक करना या बैड डेट चेक करना, मतलब सिंपली आप चेक कर रहे हो जो डेटर की वैल्यू है बैलेंस शीट में वो सही है कि नहीं, तो यहाँ पे आप वैल्यूएशन असर्शन चेक कर रहे हैं। Messrs. RJ and Associates Chartered Accountants have been auditing the books of GP Resorts Private Limited for past 2 years. GP Resorts Private Limited have experienced a significant increase in the visitors due to a successful marketing campaign. This increase in the number of visitors has prompted the resort to introduce new services such as event hosting, which contribute to higher revenue. Whether Messrs.
RJ and Associates should issue a revised audit engagement letter to GP Resorts Private Limited. तो यहाँ पे बोल रहा है कि RJ and Associates करके एक ऑडिट फर्म है एंड वो GP Resorts Private Limited का ऑडिट कर रहे हैं. अब GP Resorts Private Limited के साथ हुआ ये है कि उनका कोई मार्केटिंग कैंपेन है जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गया है एंड उसकी वजह से उनका धंधा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या इस सिनेरियो में आरजे एंड एसोसिएट्स को नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल उनको देना चाहिए एक नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, क्योंकि देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. एंड आपको ऐसे 210 अगर याद हो तो ऐसे 210 कहता है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज और नेचर ऑफ बिजनेस, तो वहां पे ऑडिटर को एक रिवाइज एंगेजमेंट लेटर देना चाहिए. नो के तो ऑप्शन पहले ही काट दो. Yes, the auditor is required to issue new audit engagement letter for each period. नहीं, हर पीरियड के लिए ऑडिटर को नया एंगेजमेंट लेटर नहीं देना पड़ता है. Yes, a new engagement letter is required due to significant changes in the nature and size in the business of GP Resorts Private Limited. तो ये इन्होंने सही कहा, क्योंकि साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस बड़ा हो गया है, चेंज हो गया है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है रिवाइज्ड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. TAD and Associates, a sole proprietor firm of Agamya, is offered appointment as auditor of the company engaged in the manufacturing of automobile components for the first time. She is checking the facts about the integrity of promoters of the company and key managerial person. Matters such as competence of staff to perform engagement are also considered by her. The appointment is subsequently accepted by her. What is ये अगम्या trying to do by checking such facts? तो यहाँ पे बोल रहे हैं CA अगम्या करके एक लड़की है एंड उनका ऑडिट फर्म है TAD एंड एसोसिएट्स. अब इनको एक कंपनी का ऑडिट मिला है एंड कंपनी को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले वो चेक कर रही है कि जो प्रमोटर्स है वो इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं कि नहीं, KMP जो है वो इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं कि नहीं, उसका खुद का स्टाफ जो है कम्पिटेंट है कि नहीं, उसका खुद का स्टाफ एथिकल है कि नहीं. तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे अगम्या जी क्या कर रही हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगम्या जी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कर रही है. जब आप कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, इंटेग्रिटी चेक कर रहे होते हो तो मतलब आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो. तो CA अगम्या इज कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. A practicing chartered accountant has been engaged by the company to perform certain procedures relating to its trade payables. Such agreed upon procedures include verification of purchases from related parties, sending confirmation letter, and reporting factual discrepancies to the company. Which of the following is correct in this कॉन्टेक्स्ट? तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंपनी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉय किया है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट बट only to perform certain procedures relating to trade payables. तो यहाँ पे उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूरा ऑडिट नहीं कंडक्ट करना है, बस ट्रेड पेबल्स के जो है कंफर्मेशन लेने हैं, उसको बुक्स के अमाउंट से कंपेयर करना है, मैनेजमेंट को डिस्क्रिपेंसी बतानी है. तो ऐसे केस में क्या ये ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म कर रहा है? नहीं मैम, ऑडिट तो इससे बहुत एक्सटेंसिव होता है, ये तो सिर्फ एक पार्ट कर रहा है, सिर्फ कंफर्मेशन भेज रहा है. तो यहाँ पे वो क्या ऑफर कर रहा है क्लाइंट को? मैम यहाँ पे वो रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर रहा है क्लाइंट को. तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा. The practicing CA shall perform work in accordance with standard on related services and standard on auditing. नहीं जी, ऑडिटिंग का तो कोई बात ही नहीं आता. यहाँ पे तो वो सिर्फ रिलेटेड सर्विसेज के लिए ही अपॉइंट हुआ है, तो यहाँ पे ऑडिटिंग का तो कोई बात ही नहीं आता. The practicing CA shall perform work in accordance with standards on related services and SQC1. बिल्कुल सही. आप कोई भी स्टैंडर्ड ले ले, आप कोई भी सर्विसेज परफॉर्म कर ले, आपको क्वालिटी कंट्रोल तो मेंटेन करनी है. तो अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी कर रहे हैं तो आपको SQC1 फॉलो तभी भी करना है. अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज भी फॉलो कर रहे हैं तभी भी आपको SQC1 फॉलो करना है. तो यहाँ पे जो हमारे ऑडिटर जी हैं उनको दोनों SRS एंड SQC1 परफॉर्म करना होगा या फॉलो करना हो.
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सी ए कमल अ पार्टनर एट KPSN कंपनी इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ रिद्धि लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ड्यूरिंग द ऑडिट इट वाज फाउंड दैट KPSN co generates 70% 72% of its total revenue from Riddhi Limited, raising concerns about firm's financial dependence on the single client. Identify the kind of threat to independence that may be involved in this case. तो अभी हम इसके बारे में ऊपर ही एक क्वेश्चन आंसर करके आए हैं। जब भी ऑडिटर का अनड्यू डिपेंडेंस हो जाए फीस का एक ही क्लाइंट के ऊपर, तो उसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है। The auditor is evaluating the most appropriate method to assess the internal control system of the company. The selected method should be widely recognized for gathering information about existence, operation, and efficiency of internal control, while also minimizing the risk of oversight of important review procedures. Furthermore, the method should facilitate easier interim review of controls. Which method should be most appropriate for इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड अबव। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, इसमें बच्चे घूम सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं जो इन्होंने दिए हैं। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, जिसमें आप कंपनी के स्टाफ को एक क्वेश्चनर परफॉर्म करते हो, रिलेटेड क्वेश्चनर देते हो रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल, एंड वो आपको वो सब सारी चीज़ें फिल करके देते हैं। फ्लो चार्ट मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिकॉर्ड्स। चेकलिस्ट मतलब जो ऑडिट टीम मेंबर्स को मिलती है ताकि वो इंश्योर कर सके कि वो कोई भी इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स मिस नहीं कर रहे, कोई भी इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स चेक करना मिस नहीं कर रहे। एंड लास्ट आता है नरेटिव रिकॉर्ड, जो कि होता है एक रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उनको ऐसा मेथड सिलेक्ट करना है जिससे उनको इंफॉर्मेशन मिले अबाउट एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फर्दर इट ऑल्सो मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ ओवरसाइट ऑफ इंपॉर्टेंट रिव्यू प्रोसीजर्स। मतलब वो ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिनसे वो इंश्योर कर सके कि जो भी उनका इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स है वो कुछ भी मिस ना हो। एंड जब हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर मिस नहीं हो, तब चेकलिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों चेकलिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन? क्योंकि चेकलिस्ट लिखते समय ही मैंने कहा चेकलिस्ट यही होता है कि सारे टीम मेंबर्स को एक डॉक्यूमेंट या एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाती है जिसमें सारे प्रोसीजर लिखे जाते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जितने भी ऑडिटर्स हैं, जितने भी ऑडिट टीम के मेंबर्स हैं, वो कोई भी प्रोसीजर मिस ना करें। एंड यहाँ पे ये एक ऐसा ही प्रोसीजर चाहते हैं विच मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ इंपॉर्टेंट रिव्यू प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है चेकलिस्ट, एंड वो आपको समझ में आएगा सिर्फ ये स्टेटमेंट से, बाकी कोई स्टेटमेंट से आपको समझ नहीं आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ऊपर के क्वेश्चन से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या इसमें फ्लो चार्ट लगना चाहिए, क्या नरेटिव रिकॉर्ड्स लगने चाहिए, क्या क्वेश्चनर लगना चाहिए। बट जब आप ये पढ़ोगे कि उनको मिनिमाइज करना है रिस्क, कोई भी प्रोसीजर मिस ना हो, तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे वो चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि चेकलिस्ट इज द ओनली डॉक्यूमेंट विच इंश्योर्स कि जो ऑडिटर्स है या जो ऑडिट टीम मेंबर्स है वो सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। And we come to the last question for this session. Gauri told her friends that she had read a news report about how a company had misled auditors by producing some fabricated documents. Which of the following statements seems to be appropriate in this regard? Auditor has to conduct audit by exercising professional skill, but he is not an expert in discovering genuineness of the documents. Hence, management consisting of dishonest persons may have led him to rely upon fabricated documents deliberately. बिल्कुल सही कहा। ऑडिटर जो है उसका एक्सपर्टीज ऑडिट प्रोसीजर्स में है, कोई डॉक्यूमेंट का जेन्युइननेस चेक करने में नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट जो कि डिसऑनेस्ट है उसने उसको गलत डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा बट बिलीव करना ही होगा, क्योंकि ही कांट आइडेंटिफाई कोई अगर मार्क है जेन्युइन या फेक का, या उसको कहीं से ऐसा स्क्रूटिनाइज करके पता चले, उसको जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो उसको मानना ही पड़ता है कि सही है।
It was wrong on the part of the auditor to rely upon fabricated documents. He must have discovered as it same falls within the scope of his duties. नहीं भैया, उसका ड्यूटी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना, पर वो जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी चेक कर नहीं सकता. वो कोई भी एक्सपर्ट इस फील्ड में तो नहीं होता है. Management cannot mislead auditor due to high level of knowledge and expertise possessed by him. The above is an outlier case, one of the rare odd cases. बिल्कुल भी नहीं. आप न्यूज़पेपर पढ़िए, दिन भर मैनेजमेंट कुछ ना कुछ करता ही रहता है एंड कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट ऑडिटर को धोखा ही देते रहता है. तो ये कहीं से भी नहीं है कि मैनेजमेंट स्मार्ट नहीं होता. मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है. वो पूरा कंपनी रन कर रहा है, वो जितना भी चोरी है वो आराम से छुपा सकता है. तो ये वन ऑफ द केसेस नहीं है, ये एवरीडे केस है. हर जगह मैनेजमेंट कुछ ना कुछ वे से ऑडिटर्स चोरी करता है. Although it was wrong on the part of the auditor to rely upon fabricated documents, he cannot do anything in this matter. He has to report on the basis of documents provided to him. He has no duty in this regard. नहीं, अगर ऑडिटर को पता चल गया कि जो डॉक्यूमेंट्स उसे मिले हैं वो गलत है या वो फेक है, तो उसे अकॉर्डिंगली अपने प्रोसीजर्स ऑल्टर करने चाहिए, ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग करनी चाहिए. तो ऐसा नहीं है सिंपली कि कोई भी डॉक्यूमेंट दिया उसको पकड़ा दिया, उसको पता चल गया गलत है फिर भी वो रिलाई कर रहे. नहीं, अगर तुम्हें पता चल गया है कि ये गलत है तो तुम अपनी जो प्रोसीजर्स है वो बड़ा, अपना जो ड्यूटी है उसको एक्सटेंड करो. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. तो ये था हमारे आरटीपी एमटीपी एमसीक्यू का डिस्कशन. नियरली 1.5 घंटे लग गए. अगर आपको इतना टाइम स्पेयर नहीं करना है तो आप इस वीडियो को 2x पे देख सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू. एंड लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी कि 4 पेपर्स हो गए हैं आपके. होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ हो. अगर नहीं भी हुआ है तो उस बात की इतनी टेंशन मत लीजिए. आगे के अभी आपके पास 2 पेपर्स है, उन पे कॉन्सेंट्रेट करिए. ट्राई करिए कि उसमें आप एग्जामिशन सिक्योर करें, ताकि जो अपकमिंग एग्जाम है या अगर आपको नेक्स्ट टर्म में पेपर देने पड़ ही जाए तो आपके एटलीस्ट 2 पेपर कम हो जाए. तो जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट जो आने वाला है उसको आप बेटर कर सकते हैं, उसको आप अच्छा कर सकते हैं. तो अब उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए. जो होना था वो हो गया, जो आगे होगा वो हमारे हाथ पे है. सो ट्राई एंड डू द प्रिपरेशन वेरी वेल एंड अपने आगे के 2 पेपर्स को बहुत अच्छा करिए. एंड अगर आपके बाकी 4 पेपर्स अच्छे गए हैं तो ट्राई कि ये 2 पेपर्स भी आप उसी कंसिस्टेंसी से दें और बहुत अच्छा करें. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स. अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू ऑडिट आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी MCQ सीरीज, सुपर 100 क्वेश्चन की सीरीज, सब कुछ अपलोडेड है हमारे YouTube चैनल पे. तो जो भी चैप्टर में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपसे MCQs नहीं बन रहे, तो आप उस वीडियोस को आराम से जाके देख सकते हैं. एंड इफ यू रिक्वायर एनी सपोर्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, या आप नीचे यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं. वील बी हैप्पी टू आंसर इट. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट बिफोर द एग्जामिनेशन. एंड आपको समझ में आया MCQs कैसे अप्रोच करने हैं, आंसर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्या आंसर सही है क्या आंसर गलत है. एंड आई होप कि आपका जो भी मैंने ये वक्त लिया वो बहुत प्रोडक्टिव हो एंड आपको यूजफुल लगा हो. सो दैट इज इट फॉर द वीडियो. अब मिलेंगे आपके एग्जाम्स के बाद. ज़रूर बताइएगा आपका एग्जाम कैसा गया. एंड थैंक यू अंटिल देन.